Hello everyone, this is lecture number 1 for molecular basis of inheritance class 12th biology. इस लेक्चर में हम एक सेल को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करेंगे। तो उसमें बेसिक बेसिक जो चीज़ें स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में वे आने वाली हैं कि हम स्टडी करेंगे इसमें डीएनए के बारे में, राइट? कि डीएनए है क्या, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, डिस्कवरी क्या है, उसके फीचर क्या है। तो मेजर फोकस होगा डिस्कशन का डीएनए, अ लिटिल बिट अबाउट आरएनए एंड हाउ वी आइडेंटिफाइड दैट डीएनए और आरएनए में से डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है किसी सेल का। तो वो आरएनए वर्ल्ड, डिस्कवरी डीएनए की, ये सारी चीज़ें उसमें आने वाली है। बट पर्टिकुलरली इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होगा, यानी कि जब एक सेल डिवाइड करता है तो अपने डॉटर सेल में डीएनए कैसे भेजता है। ठीक है, नॉर्मली एक सेल में कुछ प्रोसेस चलती रहती हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लाइक ट्रांसलेशन। ये चीज़ें कैसे होती हैं किसी सेल के अंदर और ये होते क्या हैं, वो इस चैप्टर का पार्ट है एंड दिस इज द वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, राइट? उसके अलावा हमारे जीन्स कैसे फंक्शन करते हैं, जीन्स का किसी सेल के अंदर एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है, और इन जीन्स का रेगुलेशन किस तरीके से होगा कि किस वक्त किस सेल के किस जीन को स्विच ऑन करना है या ऑफ करना है, ये चीज़ें। अगेन ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं नीट के एग्जाम में। देन नेक्स्ट वी हैव टॉपिक्स लाइक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड वी विल स्टडी अ लिटिल बिट बेसिक अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इसके यूज़ क्या, क्योंकि सबने सुना होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट के बारे में। तो इसका बेसिस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, होता कैसे हैं, एंड इसकी मेजर मेजर एप्लीकेशंस क्या होंगे, हम वो भी स्टडी करने वाले हैं, राइट? नाउ एज फार एज दिस फर्स्ट लेक्चर इज कंसर्न, हम इसमें डीएनए के बेसिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ लेक्चर दैट विल बी बेसिक्स ऑफ डीएनए। अब देखो डीएनए का सबसे पहली चीज़ कि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी। तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो जो इसकी डिस्कवरी हुई थी दैट वाज बाय फ्रेडरिक मिशर। और ये काम इन्होंने करा था जब ये पस सेल्स के ऊपर काम कर रहे थे। तो उनके न्यूक्लिक एसिड में इन्होंने देखा कि कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, इन्होंने वो निकाला एंड देन उसको नाम दे दिया था। तो फ्रेडरिक मिशर ही नेम्ड डीएनए और ही यूज्ड द टर्म न्यूक्लिन। ठीक है, अब तक ये नहीं पता था कि इस न्यूक्लिन का नेचर कैसा है। देन लेटर ऑन एक और दूसरे साइंटिस्ट से, लेटर ऑन देयर वाज अनदर साइंटिस्ट नेम्ड ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ने बताया कि जो न्यूक्लिन है इट हैज़ एन एसिडिक नेचर। कि इनिशियली हमें फ्रेडरिक मिशर के टाइम पर ये नहीं पता था कि ये न्यूट्रल कंपाउंड, ये जो केमिकल है वो है क्या, न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेस है, उसकी और फीचर्स क्या हैं। तो ये एसिडिक नेचर का था, इसीलिए ऑल्टमैन ने क्या करा, एक और नया टर्म दे दिया इन्हीं न्यूक्लिन को। तो ही कॉल्ड न्यूक्लिन सिंपली एज न्यूक्लिक एसिड। अब हमें पता है कि बेसिकली न्यूक्लिक एसिड दो हम मेजर स्टडी करते हैं, डीएनए और आरएनए, राइट? तो ये डिस्कवरी वाला पॉइंट हुआ। दो साइंटिस्ट हैं, दो, एक ने न्यूक्लिक एसिड टर्म दी है, एक ने न्यूक्लियन दिया है, एक फ्रेडरिक मिशर है, दूसरा ऑल्टमैन है। ये चीज़ें डायरेक्ट याद रखने वाले हैं। नाउ स्ट्रक्चरली द डीएनए दैट वी स्टडी, डीएनए इज बेसिकली लॉन्ग चेन। अब लॉन्ग चेन बोल दो या फिर हम इसको बोल सकते हैं पॉलीमर, कि डीएनए की फुल फॉर्म जाती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो दिस इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, अब इसका कुछ एक लिटिल थोड़ा बहुत बेस हमने क्लास 11th में भी करा था कि डीऑक्सी राइबो या राइबोज या न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड, ये वर्ड्स का मतलब क्या है, बट वी विल अगेन डील विद देम इन अ बेटर डिटेल एट दिस पार्ट ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर मेजर फोकस करने वाली चीज़ें क्या, देखो एक तो नाम में है डी। डी का मतलब कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ एबसेंट है। ठीक है, पहली चीज़। अगली चीज़ है ऑक्सी। ऑक्सी का मतलब हो गया ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन एबसेंट है। कहाँ से एबसेंट है, राइबो में। तो राइबो का मतलब यहाँ पर क्या है, इट रिप्रेजेंट्स राइबोज शुगर।
ठीक है, कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में एक ऐसा पार्ट है जिसमें राइबोज शुगर में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये इस नाम का मतलब हुआ। Now when we study about this in detail is that deoxyribonucleotide is ये बना हुआ होता है कुछ बेसिक चीज़ों से, राइट। सो एनी टाइम वी study about deoxyribonucleotide, अब उसके बारे में देखते हैं, ठीक है, कि वो क्या है। लेट सपोज ये है एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये एक यूनिट है, ये उसी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की दूसरी यूनिट है, देन वी हैव अ थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, और इसी तरीके से हम इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐसे रिपीट करवा के एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इट विल फॉर्म अ पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर का मतलब होता है एक बड़ी सी चेन, और ये आपस में किसी तरीके से अटैच्ड हैं, तो हमें वो देखना है कि यहाँ पर एक सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को। तो एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इट विल हैव 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स, वो 3 चीज़ों से मिलाकर बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। वन थिंग इज कि इसके अंदर एक पेंटोज शुगर होगी, एक शुगर का मॉलिक्यूल होगा जिसमें 5 कार्बन होंगे, इसीलिए हमने उसको क्या बोल दिया, पेंटोज, रिप्रेजेंट्स 5 कार्बन, ठीक है। दूसरी चीज होगा उसमें हमें एक मिलेगा नाइट्रोजीनियस बेस, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसे केमिकल है जिसमें नाइट्रोजन एटम है, क्या है अभी देख लेंगे। द थर्ड थिंग इज फॉस्फेट ग्रुप, ये 3 चीजें देखनी है, राइट। अब इन्हीं को डिटेल में एक एक करके देखेंगे, तो इनमें से सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट पेंटोज शुगर। जब क्लास 11th में हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था, तो वी अगेन डेल्ट विद द पेंटोज शुगर वहाँ पर उस पॉइंट पर भी। बट देखो हमें मेजर 2 चीज़ें देखनी है कि पेंटोज शुगर में 5 कार्बन है, तो रिंग काइंड ऑफ ऐसे सी बनेगी, उसमें कुछ ये तरीके का स्ट्रक्चर था, ठीक है। हम 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बिकॉज वी विल डील विद 2 मोस्ट कॉमन पेंटोज शुगर, राइट। अब इसमें नेमिंग करनी होती है कि सेंटर में तो ऑक्सीजन एटम है, ये उसका पहला कार्बन है एट दिस पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, फिर यहाँ पर सेकंड कार्बन होगा, ये थर्ड कार्बन है, इस पॉइंट पर फोर्थ कार्बन है, एंड दिस फिफ्थ कार्बन इज बेसिकली आउट ऑफ द प्लेन। सिमिलरली नेमिंग इस वाले मॉलिक्यूल की जाएगी, तो ये 5 हो गया, ठीक है। रिंग इसकी 4 मेंबर की है, ये चीज़ याद रखना। उसके अलावा शुगर में हम देख रहे थे कि हर एक कार्बन पर हमें क्या मिलेगा, एच ओ एच, वही चीज़ें मिलती हैं। तो लेट सपोज हेयर आई हैव ओ एच, एच ओ एच एच। अब वो रिंग के अंदर भी बना सकते हो, उधर स्पेस नहीं था, क्लमजी ना हो इसलिए मैंने उसको बस नीचे ड्रॉ कर दिया, नो इशू। ओ एच एच, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, एच, और इस फिफ्थ कार्बन का यहाँ पर आ जाएगा CH2OH, ठीक है। सिमिलरली सारा चीज़ें इस वाले सेकंड स्ट्रक्चर में भी सेम होंगी, बट जो अभी ये स्ट्रक्चर बना है दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए राइबोज शुगर। हमें जो फोकस करना है इसमें, वो फोकस करना है इस सेकंड वाले कार्बन पर, कि अगर इस सेकंड वाले कार्बन पर एक OH और एक OH, और यहाँ से मैं इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं, तो ये दोनों H बचेंगे, राइट। तो दैट्स द थिंग, दैट इज व्हाट वी आर डीलिंग विद हियर एट दिस पॉइंट, कि यहाँ पर तो नॉर्मल वही था OH H, लेकिन इस सेकंड कार्बन पर दोनों H लगे हुए हैं ताकि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो। एट दिस पॉइंट वी हैव OH एंड H, एंड यहाँ पर तो सिर्फ H बचा। तो जो ये येलो में स्ट्रक्चर बना है, नाउ इट डज नॉट हैव एन ऑक्सीजन एट सेकंड कार्बन ऑफ दिस शुगर स्ट्रक्चर, तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया दिस इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब न्यूक्लिक एसिड में ये दोनों शुगर ही हमें ज़रूरी हैं, दोनों शुगर ही हमें देखने को मिलती हैं। बस फ़र्क इतना है कि डीऑक्सी राइबोज शुगर हमें देखने को मिलेगी DNA के अंदर, और जो राइबोज शुगर है वो हमें देखने को मिलती है RNA के अंदर। तो स्ट्रक्चर वाइज दोनों में जो डिफरेंस है वो है कि सेकंड कार्बन पर एक के अंदर ऑक्सीजन नहीं है और दूसरे के अंदर ऑक्सीजन है। दिस इज ऑल दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट पेंटोज शुगर।
अब जो अगली चीज है वो आ जाती है नाइट्रोजीनियस बेस। ये नाइट्रोजीनियस बेस क्या है? अगेन केमिस्ट्री में 11th क्लास में साइक्लिक कंपाउंड जरूर पढ़ लेंगे। फॉर एग्जांपल बेंजीन एक बहुत फेमस सा कंपाउंड है, ठीक है। काइंड ऑफ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है उसका, और ऑल्टरनेट इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसी चीज को वी हैव स्टडीड लाइक दिस, ये भी चीज है। अब ये ना एक रिंग स्ट्रक्चर है, तो नाइट्रोजनियस बेस भी क्या होता है बेटा, ये भी रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड हैं। और इनकी रिंग स्ट्रक्चर में ये देखो, जैसे बेंजीन है, इसमें सारे के सारे कार्बन है, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ, ऑल आर कार्बन। तो ऐसे रिंग को हम बोल देते हैं होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर, वेयर होमो सिर्फ मीन्स, इट मीन्स कि सेम, कि साइकिल के अंदर सारे एटम सेम हैं। वहीं दूसरा, अगर मैं यहाँ पर किसी एक कार्बन को हटाकर मैं कोई दूसरी चीज लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल आई यूज और समथिंग एल्स, एनीथिंग लाइक अ नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसी रिंग में वो नाइट्रोजन यूज करने के बाद अब वो होमोसाइक्लिक नहीं बचा, उसका वो स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, एटम डिफरेंट टाइप के हैं इसी एक ही रिंग में। तो नाउ दिस इज नोन एज अ हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजनस बेस कैसे होते हैं? दे आर हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन नाइट्रोजन। तो हेट्रोसाइक्लिक क्यों है? क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन है, ठीक है। अगेन इस डायग्राम में यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी के ऊपर भी फोकस मत करना, दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट फॉर दिस, ओके। अब जो ये नाइट्रोजनियस बेस है, नॉर्मली ये दो टाइप के होता है, ठीक है। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनियस बेस, और ये दोनों बेस ही हमें न्यूक्लिक एसिड में देखने को मिलेंगे, यानी कि डीएनए में भी और सिमिलरली आरएनए में भी। तो अब वो हमारा फोकस है कि ये दो कौन कौन से होते हैं। तो द फर्स्ट वन दैट वी हैव टू स्टडी इज व्हाट वी कॉल एज प्यूरीन्स, कि एक नाइट्रोजनस बेस है प्यूरीन और दूसरा कहलाता है पेरिमिडीन्स, ठीक है। प्यूरीन भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, बट द डिफरेंस इज कि प्यूरीन में नो मेंबर होते हैं, दे हैव अ 9 मेंबर्ड रिंग, हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, जबकि जो पेरिमिडीन्स हैं, पेरिमिडीन्स कंटेन अ 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज। अब जो ये 9 मेंबर वाली रिंग है वो दिखती कैसी है? लेट्स सपोज द स्ट्रक्चर लुक्स, अच्छा, स्ट्रक्चर तुम याद रख पाओ इनिशियली तो बहुत अच्छी बात है, इट विल मेक अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें बॉन्डिंग के बारे में क्लियर हो जाएंगी। बट अगर स्ट्रक्चर याद नहीं रहते हैं तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें ज़रूर याद रखनी है, बिल्कुल सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आई विल यूज़ दी स्ट्रक्चर्स जो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स है, ताकि बॉन्डिंग थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज़ किसके साथ कहाँ पर कैसे बॉन्ड बना रहा है। बट नीट के एग्ज़ाम के लिए करंटली एज ऑफ 2025 कोई ज़रूरी नहीं है कि इन चीज़ों पे फोकस करो, या अगर किसी को स्ट्रक्चर मेमोराइज नहीं हो रहे हैं तो स्ट्रक्चर को भी मेमोराइज करें, राइट। सो दिस इज द 9 मेंबर्ड रिंग इन दिस केस, एंड जो 6 मेंबर्ड रिंग होगी वो भी काइंड ऑफ ऐसी सी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। द 6 मेंबर्ड रिंग इज आल्सो समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पर नेमिंग जरूरी हो जाती है कि कहाँ पर कौन सा आइटम क्या है, ठीक है। सबसे पहले पिरामिडिन में ही देख लेते हैं। सो नेमिंग गोज के दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द सेकंड पोजीशन, द थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, एंड दिस इज द सिक्स्थ पोजीशन, राइट। ऑब्वियसली वैलेंसीज में वही डबल वाली सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी है कि जो नाइट्रोजन है वो दो पोजीशन पर फिक्स रहेगी, कि देयर इज नाइट्रोजन एटम एट पोजीशन नंबर 1 एंड नाइट्रोजन इज एट पोजीशन नंबर 3, दैट इज फिक्स्ड फॉर पिरिमिडीन्स। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ज़रूरी है। सिमिलरली इन केस ऑफ दीज प्यूरीन्स और 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स, नंबरिंग ज़रूरी है। तो इनकी नंबरिंग एस वाले नाइट्रोजन से शुरू होगी, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, दिस इज सेवंथ, दिस इज एट्थ, एंड दिस इज नाइन्थ।
तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो N1 भी है फर्स्ट पोजीशन पर, थर्ड पर है, लेकिन एडिशनली नाइट्रोजन इट हैज सेवंथ एंड नाइट्रोजन इज एट नाइन्थ पोजीशन. तो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू मेमोराइज कि किस में कितनी रिंग है, कितने मेंबर की रिंग है और किस में कहाँ पर नाइट्रोजन है. ठीक है. नाउ इन केस ऑफ प्यूरिन्स, इफ यू टॉक अबाउट प्यूरिन्स इन डिटेल, दो मेजर प्यूरिन्स आते हैं हमारे पास जो इस स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं. ठीक है. सो वी हैव फर्स्ट थिंग एज एडेनिन एंड देन वी हैव समथिंग नोन एज गुआनिन. इनको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए इनके फर्स्ट लेटर को यूज कर लेते हैं. सो ए मीन्स एडेनाइन एंड जी मीन्स गुआनाइन. जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है याद रख सको बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज देयर इज नो इशू. जनरल स्ट्रक्चर प्यूरिन का तो पता ही चल गया. ठीक है. तो एडेनाइन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिलेटिवली सिंपल हो जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ 6 पोजीशन पर हमने अमीनो ग्रुप लगाना है, बाकी सारा सेम ही है, एज सच कोई उसमें हार्ड है नहीं. ठीक है. तो दिस वाज द 6th पोजीशन. इस पे NH2 ग्रुप आ जाएगा तो दिस बिकम्स 6 अमीनो प्यूरिन. दैट इज द स्ट्रक्चर फॉर एडेनाइन. सिमिलरली इन केस ऑफ गुआनिन, ये बेसिक पेरेंट स्ट्रक्चर तो सेम ही रहने वाला है. ठीक है. इसमें कोई इशू नहीं है, बस इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2 आ जाएगा. तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर गुआनिन. रिमेंबर कर सको? वेल, ग्रेट. Now, moving forward, on the other side we have pyrimidines. Similarly, pyrimidines भी हमारे पास मेजर होंगे जो वो तीन आते हैं. We have cytosine, we have thymine, and we have uracil. Right? So we have cytosine and we have thymine. और जो थर्ड है that is uracil. Again, this is the structure for cytosine. यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, and this is the NH2 group. वैलेंसी के लिए ये वाली चीज. ठीक है. As far as thymine is concerned, इसमें दो डबल बॉन्ड हुए हैं तो इसमें एक डबल बॉन्ड ही इधर आएगा एंड ऑल्सो दी CH3 ग्रुप. ठीक है. एंड बिकम देयर इज देन दी यूरेसिल मॉलिक्यूल. अब इसमें एक चीज़ हमें याद ये भी रखनी है कि जो यूरेसिल का स्ट्रक्चर है वो हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर देखने को मिलेगा? इन द केस ऑफ RNA. यूरेसिल कभी भी हमें DNA के अंदर देखने को नहीं मिलता है, तो रिमेंबर दैट थिंग. यूरेसिल इज ओनली फाउंड ओनली इन RNA. ठीक है. सिमिलरली थाइमीन भी हमें RNA में देखने को नहीं मिलता. सो थाइमीन के बारे में इट इज नॉट प्रेजेंट इन RNA. अच्छा, इनके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा स्ट्रक्चर है. एक जो बेसिक डिफरेंस आता है वो ये कि इस पोजीशन पर, यहाँ पर 5th पोजीशन पर CH3 नहीं है. दिस इज द 5th पोजीशन CH3 इन केस ऑफ थाइमीन. यूरेसिल में वो वाली चीज़ नहीं होती. तो द स्ट्रक्चर बिकम्स, rest of the structure is majorly ditto same. This is the structure for uracil. Now this is how these are distributed. अब इसके बाद इन नाइट्रोजीनियस बेसिस में होता क्या है DNA के अंदर कि these are required for stability. ठीक है. अब इन बेसिस में से हमें ये पता है कि कौन सा DNA के अंदर प्रेजेंट है एंड कौन सा RNA के अंदर प्रेजेंट है, बट वी विल राइट इट जस्ट टू मेक श्योर कि DNA के अंदर एडेनाइन मिलेगा, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमीन है. RNA के अंदर वी हैव एडेनाइन, वी हैव गुआनिन, वी हैव साइटोसिन एंड वी हैव यूरेसिल. दैट इज द ओनली डिफरेंस. और रिमेंबर इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं. बहुत सिली सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट अगेन लॉट ऑफ क्वेश्चंस are normally asked from this part also. ठीक हुआ इतना. नेक्स्ट व्हाट वी हैव एज, हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली. अब हमारे पास बचा हुआ फॉस्फेट ग्रुप. द फॉस्फेट ग्रुप इन द DNA इट कम्स फ्रॉम
फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? इट इज H3PO4 कि हमारे पास फॉस्फेट है, वी हैव डबल बॉन्ड O, वी हैव OH, वी हैव OH एंड वी हैव OH। तो ये फॉस्फोरिक एसिड का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, बस ये इतना ही रिमेंबर करना है। द नेक्स्ट पार्ट इज कि ये तीनों चीज अब एक साथ कैसे आती हैं टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट कि अब ये तीनों चीज एक साथ आके एक न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे बनाती है। तो रिमेंबर एज वी टॉक्ड अर्लियर कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड में तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। सो एवरी न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ अ पेंटोज शुगर, आइदर शुगर, डीएनए की बात करेंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए की बात करेंगे राइबोज शुगर, plus there is this nitrogenous base and plus there is phosphate group। ठीक है, ये तीनों चीजें मिला के क्या बनाती हैं? दे फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड। बट इस न्यूक्लियोटाइड में ये जो पेंटोज शुगर है एंड जो नाइट्रोजीनियस बेस है, ये दोनों चीजें मिलाकर भी एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाती हैं विच वी कॉल एज न्यूक्लियोसाइड। तो फ्रॉम दिस आई कैन से कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप ऑल्सो इक्वल्स टू अ न्यूक्लियोटाइड, और पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनियस बेस प्लस अ फॉस्फेट ग्रुप इक्वल्स अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये वाली चीज है। तो अगर हम डीएनए की बात करें, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है कहाँ पर, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट डीएनए। तो डीएनए में वी नो कि शुगर हमेशा कौन सी होगी? वी हैव ऑलवेज द डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसको शॉर्ट में आई कैन राइट एज DRS, बस इस लेक्चर के लिए कि शॉर्ट में दिस इज डीऑक्सी राइबोज शुगर, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। नाउ द डीऑक्सी राइबोज शुगर, इसमें मैं एडिनाइन मिला दूं जो कि मेरा नाइट्रोजीनियस बेस था, है ना, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। तो ये क्या बन जाता है? this will form something that we call as a nucleoside। ठीक है, तो now this becomes deoxy adenosine, ये इसका नाम हो गया। सिमिलरली अगर इसे डीऑक्सी राइबोज शुगर में मैं ग्वानिन इंसर्ट करूं तो यहाँ पर along with guanine this will result in formation of deoxyguanosine। अच्छा, ये नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन अभी हम देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या है। दिस इज वेरी बेसिक एंड समटाइम्स यही आ जाएगा कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा न्यूक्लियोसाइड है या कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, बस उतना डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन आ जाता है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। इसमें से वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का रेशियो थोड़ा सा कम रहता है, बट इजी क्वेश्चंस का भी रेशियो इसमें आता है। बच्चे कॉम्प्लेक्स पे फोकस करते हैं, इजी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं यहाँ पर, तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। डीऑक्सी राइबोज शुगर में साइटोसिन अगर मिला हो तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स डीऑक्सी साइटिडीन। सिमिलरली डीऑक्सी राइबोज शुगर along with base pair thymine, it becomes deoxythymidine। ठीक है, अच्छा, ये सारे के सारे क्या थे मेरे पास? ऑल दीज आर न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, अब इन न्यूक्लियोसाइड में मेरे को क्या ऐड करना है? आई नीड टू ऐड अ फॉस्फेट ग्रुप। सो इफ आई ऐड फॉस्फेट टू द डीऑक्सी एडिनोसिन, दिस विल बिकम अ न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बन जाता है? दिस बिकम्स अ न्यूक्लियोटाइड। बट विच टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड? दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी फॉस्फेट ग्रुप्स आई एम एडिंग। सो अगर डीऑक्सी एडिनोसिन पे मैंने एक फॉस्फेट ऐड करा है तो दिस बिकम्स डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं दो फॉस्फेट ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये भी एक टाइप का ही न्यूक्लियोटाइड है।
Similarly, if I add 3-phosphate, so this becomes deoxyadenosine ट्राइफॉस्फेट. अब आई गेस यू गॉट द कॉन्सेप्ट. मेरे को तीनों के नाम हर एक के लिए नहीं लिखना पड़ेगा, तो आई विल सिंपली राइट कि अगर डीऑक्सीगुआनोसिन में मैं फॉस्फेट ऐड कर दूंगा तो दिस बिकम्स डीऑक्सीगुआनोसिन मोनोफॉस्फेट एज एमपी. एमपी का मतलब है मोनोफॉस्फेट. सिमिलरली साइटिडीन में ऐड करेंगे तो दिस बिकम्स deoxycytidine monophosphate. Plus, if I add phosphate to the deoxythymidine, it becomes deoxythymidine monophosphate. अब ये तो हुआ मेरे पास न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड जो कि एक डीएनए के अंदर प्रेजेंट है. सो दिस बिकम्स द होल टेबल फॉर डीएनए. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आरएनए में तो शुगर ही अलग हो जाती है. तो यहाँ पर हमने डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज करी थी. बट इन केस ऑफ लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट इन आरएनए, आई विल जूम आउट इन अ मिनट. बट अभी एक चीज दिखानी. तो देखो यहाँ पर शुगर क्या थी, डीऑक्सीराइबोस शुगर. बट नाउ वी विल यूज अ राइबोज शुगर. ठीक है, सो दिस इज द राइबोज शुगर एंड अगेन इन शॉर्ट दिस बिकम्स आरएस. अगर मैं इसमें एडेनाइन ऐड कर दूं तो आफ्टर एडिशन ऑफ दिस इट बिकम्स एडिनोसिन. रिमेंबर बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है कि अगर डीऑक्सी एडिनोसिन लिखा हुआ हो तो भी न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन अगर एडिनोसिन लिखा है बेटा तो भी न्यूक्लियोसाइड है. डिफरेंस इतना है कि डीऑक्सी वाला न्यूक्लियोसाइड किसका होगा, डीएनए का. लेकिन एडिनोसिन अगर सिर्फ लिखा है तो वो न्यूक्लियोसाइड किसका होगा, आरएनए का. दैट इज दी ओनली डिफरेंस. ठीक है. अब सिमिलरली मैं बाकी के भी लिख सकता हूँ. ठीक है, ग्वानिन का, साइटोसिन का, और वहां पर यूरिडीन आ जाएगा इंस्टेड ऑफ थाइमीन. तो आई विल राइट जस्ट वन मोर एग्जाम्पल, क्योंकि सबकी जरूरत नहीं है, वो सेम इंफॉर्मेशन ही बार बार रिपीट होगी. कि आई हैव द राइबोस शुगर प्लस एडिनाइन की जगह यहाँ पर क्या कर दिया, वी हैव ग्वानिन. तो दिस बिकम्स guanosine and I will write the name for uracil also. तो ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स यूरिडीन. ठीक है, अब एक ही रह गया तो लिख ही लेते हैं. तो वी हैव राइबोस शुगर प्लस वी हैव साइटोसिन. ठीक है, तो दिस बिकम्स साइटिडीन. ये सब क्या है, ऑल दीज आर सिंपली न्यूक्लियोसाइड्स, बट दीज आर न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ आरएनए. दिस कंप्लीट टेबल. अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि इन न्यूक्लियोसाइड्स में अगर मैं अब फॉस्फेट ऐड कर दूँ तो व्हाट इट बिकम्स एज न्यूक्लियोटाइड. बट दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए. रिमेंबर दैट पॉइंट कि अगर एक फॉस्फेट ऐड करेंगे तो इट बिकम्स एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. Similarly, if I use 2-phosphate, अगर एडिनोसिन में 2 फॉस्फेट जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ग्रेट. What if I add 3-phosphate to the adenosine? Now it simply becomes something else. और ये हमने बहुत यूज करा. दिस इज वेरी कॉमन. नाउ इट हैज बिकम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. डू यू रिमेंबर एटीपी? एटीपी भी क्या था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. यही है वो एटीपी. ठीक है. अबव इट वी हैव एडीपी एंड अबव इट वी हैव एएमपी. ये एनर्जी के बेसिस में ये सब ने यूज करे हुए हैं कि एटीपी टू एडीपी या एडीपी टू एएमपी का कन्वर्जन. दीज आर दोज न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए from which adenosine triphosphate also functions as the energy currency of the cell. ठीक है. अब ग्वानिन में ऐड करोगे तो ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन में यूरिडीन मोनोफॉस्फेट एंड साइटिडीन में साइटिडीन मोनोफॉस्फेट. दैट्स द कन्वर्जन. अब आगे चलते हैं. अब हमने ये देख लिया कि ये चीज मिल कैसे रही है, फॉर्मेशन कैसे हो रही है. बट टेक्निकली व्हाट हैपेंस इज
Let's suppose I have this sugar molecule with me. मेरा शुगर मॉलिक्यूल ऐसा दिख रहा था मेरे को, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, एंड दिस इज द फिफ्थ पोजीशन. नाउ टू द फर्स्ट कार्बन ऑफ दिस शुगर मॉलिक्यूल ऑलवेज यहाँ पर क्या अटैच होगा, कोई भी नाइट्रोजीनियस बेस. एनी नाइट्रोजीनियस बेस वेदर इट इज प्यूरीन और pyrimidine यानी कि AGTC और यूरिडीन, ठीक है, यूरासिल भी आ सकता है. ये सब के सब किससे जुड़ेंगे, विद द फर्स्ट कार्बन ऑफ द शुगर, और ये एक स्पेशल बॉन्ड बनता है. दिस ग्रीन कलर्ड बॉन्ड इज व्हाट वी कॉल एज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ठीक है, ये कौन से लिंकेज है बेटा, दिस एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज द लिंकेज बाय विच nitrogenous base is attached with first carbon. Remember, this should always be the first carbon of sugar. और कौन सी बात कर रहे हैं हम, राइबोज शुगर की. बट इसमें एक चीज और आती कि बेस तो हमारे पास दो टाइप के थे, या तो प्यूरिन थे या पेरीमिडीन थे. एक में 9 हमारे पास मेंबर थे और एक में सिर्फ 6 मेंबर हैं, तो डिफरेंस तो आएगा उनमें, ठीक है, कि पेयरिंग होती कैसा. तो होता ये है कि जो बेस है इट डिपेंड्स कि कौन सा बेस आएगा, राइट. लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर प्लस प्यूरिन. ठीक है, कि शुगर ने एक प्यूरिन बन गया. अच्छा, शुगर प्लस प्यूरिन क्या बना लेगा, whether it will form a nucleoside or a nucleotide, this will form न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास शुगर था with its 5 member, this was the fifth member, first, second, third, and at this point this is the fourth. तो क्या लग रहा है कौन सा किसके साथ जुड़ेगा, है ना. अच्छा, हमेशा जब भी प्यूरिन की बात करेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर कि प्यूरिन में क्या था बेटा, 9 मेंबर की रिंग थी. तो यहाँ पर 10 नाइट्रोजन, फिर से नाइट्रोजन है, अगेन दिस इज द नाइट्रोजन एंड दिस इज द 9th नाइट्रोजन. ठीक है, कुछ ऐसा सा सीन था कि जब इनकी नेम नंबरिंग करते थे तो दिस वाज द 9th एंड दिस वाज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड 9th पोजीशन. हमेशा जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा बिटवीन द शुगर एंड द प्यूरिन मॉलिक्यूल विल ऑलवेज बी बिटवीन द फर्स्ट कार्बन एंड दिस 9th नाइट्रोजन. तो ये जो एन ग्लाइकोसाइडिक ऊपर अभी हमने लिखा था, यहाँ पर जो ये वर्ड एन है बेटा, इसका मतलब है नाइट्रोजन. ग्लाइकोसाइडिक मतलब शुगर के साथ बॉन्ड बना है, किसका, बेस का. कौन से एटम से, नाइट्रोजन से. तो स्पेसिफिकली प्यूरिन का कौन सा नाइट्रोजन एटम होगा, N9, 9th पोजीशन वाला. दिस इज फिक्स्ड, ना तो 7th से, ना फर्स्ट से, ना थर्ड से. रिमेंबर ऑलवेज. ठीक है, तो यहाँ से ये चीज एब्सोल्युटली जरूरी है याद रखने के लिए कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और प्यूरिन्स बेसिकली दे हैव 1 प्राइम टू N9 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. अच्छा, ये 1 प्राइम में, प्राइम का मतलब कुछ नहीं है, प्राइम इज सिंपली हम नंबर में डिफ्रेंशिएट करने के लिए लगा देते हैं कि प्राइम हम यूज करते हैं शुगर को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि नंबर तो देखो सेम है ना. यहाँ पे अगर ये देखें कि ये भी 1 2 3 4 5 है, ये भी 1 2 3 4 5 है, कि कौन सा नंबर शुगर का है और कौन सा नाइट्रोजनस बेस का या शुगर का है, वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए. तो प्राइम का मतलब होगा शुगर का. तो पहला कार्बन किसका ले रहे हैं, शुगर का. 9th कार्बन किसका लेंगे, ऑटोमेटिकली बेस का. ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे प्राइम हम यूज कर रहे हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट द शुगर मॉलिक्यूल. तो दिस पार्ट इज एक्चुअली important कि प्यूरिन्स में 9th नाइट्रोजन इज यूज्ड टू मेक द n glycosidic bond with sugar. Similarly, what happens in the case of pyrimidines? So now we have sugar plus pyrimidines.
फिर से वही स्ट्रक्चर है शुगर का, तो देखो अभी भी वो सेम स्ट्रक्चर ही रहने वाला है कि समथिंग लाइक दिस, 4 मेंबर की रिंग, फिफ्थ मेंबर रिंग के बाहर, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमें शुगर से फर्क नहीं पड़ता वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है या राइबोस शुगर है, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। ओनली कंसर्न अबाउट द प्यूरिन्स एंड pyrimidines। यहाँ पर अब की बार भी क्या होगा बेटा, स्टिल वी हैव अ नाइट्रोजन, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। जबकि नेमिंग कर रहे थे वो ये फर्स्ट नाइट्रोजन था, दिस इज द सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब की बार जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा वो इन दोनों के बीच में बनेगा कि नाउ द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज बिटवीन फर्स्ट पोजीशन और द फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर, दैट इज फर्स्ट प्राइम, और ये जा रहा है टू द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द pyrimidine और द फर्स्ट नाइट्रोजन और द N1। सो 1 prime to 1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसका मतलब क्या होगा बेटा, फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एंड N1 ऑफ बेस, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है। अगेन ये इंफॉर्मेशन नेसेसरी है, दिस इज नॉर्मली टेस्टेड, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बस देख लो एक बार दोनों को एक साथ कि प्यूरिन और pyrimidine में क्या डिफरेंस है। 1:9 एंड 1:1, दैट्स इट, और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे न्यूक्लियोसाइड्स। नाउ इफ आई टेक दस न्यूक्लियोसाइड, कोई भी न्यूक्लियोसाइड ले सकता है, तो आई एम सिंपली रीयूजिंग दिस वन। ये देखो, ठीक है। अब मैं इसमें फिफ्थ वाले को कंप्लीट लिख लेता हूँ। तो द फिफ्थ पोजीशन इज एक्चुअली अबाउट द CH2OH, CH2OH, ठीक है। ये न्यूक्लियोसाइड था कंप्लीट। अब मेरे को न्यूक्लियोटाइड बनाना, तो मेरे को इसमें एक फॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा। तो द फॉस्फेट इज नॉर्मली एडेड ऑन द फिफ्थ कार्बन हमेशा। तो फॉस्फेट ऐड कैसे होगा बेटा, कि मेरे पास क्या था, फॉस्फोरिक एसिड। रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड, it is like we have P, we have double bond O, we have OH, at this point we have a OH and at this point we have OH। तो इसमें से क्या होगा बेटा, ये देखो यहाँ पर OH है और यहाँ पर भी OH है, तो एक OH और एक H, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली द वाटर लीव्स, इट गोज आउट माइनस H2O। तो उसके बाद जो चीज़ बचेगी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि ये तो हमारे पास एज इट इज था ही, ठीक है। और इसका था ये CH2OH, एंड दिस पॉइंट वी हैव CH2। अब पिंक वाला पार्ट आ जाएगा किसका, हमारे पास O, वी हैव P डबल बॉन्ड O, दिस इज OH एंड दिस इज ऑल्सो OH। तो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर is now what we are calling as a न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अच्छा, इस न्यूक्लियोटाइड में देखो, ये फॉस्फेट और ऑक्सीजन की जो बीच का बॉन्ड है ना, दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इन ग्रीन, ये वाला जो बॉन्ड होता है बेटा, इसको हम बोल देते हैं एस्टर बॉन्ड। दिस इज ए एस्टर बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नॉर्मली एस्टर बॉन्ड कहलाता है, बट यहाँ पर कार्बन की जगह फॉस्फेट है, तो दिस विल बी नोन एज ए फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। और ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कौन से कार्बन पर है, ये भी इंफॉर्मेशन जरूरी है। दिस इज द 5 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर। तो न्यूक्लियोटाइड में दो बॉन्डिंग याद रखनी है, एक तो ये फॉस्फोएस्टर वाली बॉन्ड याद रखनी है तुम्हें, और जो दूसरी बॉन्डिंग याद रखनी है वो ये वाली बॉन्डिंग है। इस बॉन्डिंग का क्या हमने नाम दिया था, दिस वाज नोन एज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। रिमेंबर दिस थिंग, बस ये दो चीज़ें याद रखनी है एंड आपका न्यूक्लियोटाइड खत्म, ठीक है। तो यहाँ तक था न्यूक्लियोटाइड। इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी विल डू इज वी विल सी कि हाउ एक न्यूक्लियोटाइड इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड N2 से जुड़ता है बाय अ फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो दो न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाएंगे, डाई
न्यूक्लियोटाइड। सिमिलरली बेटा इसमें अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो अब की बार मेरे पास क्या बन जाएगा, नाउ दिस बिकम्स अ ट्राई न्यूक्लियोटाइड। एंड सोन मैं ऐड करता करता मैंने न्यूक्लियोटाइड के n नंबर ऐड कर दिए, तो नाउ दिस बिकम्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हमें नेक्स्ट लेक्चर में वी हैव टू स्टडी दैट हाउ दीज टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर, एंड वो लिंकिंग के लिए अगेन ये एक पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड होता है, दिस इज अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विच इज नोन एज phosphodiester bond. So in the next lecture we will see that how a phosphodiester bond is formed, that is one thing, and next we will study how these polynucleotide chains are actually the part of a DNA. So a little bit more about the structure of DNA. अभी तक हमने DNA की chemistry करी है, structure next lecture में आएगा. So this is all for this particular lecture. Thank you everyone.